जय हिंद प्यारे बच्चों, जेपी क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स से कुछ महत्वपूर्ण नोट्स पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और इस नोट्स के आधार पे आपको बाबू ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में आसानी होगी। चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं और ध्यान से देखेंगे कौन कौन से इसमें नोट्स आएंगे जिसके आधार पर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहला बाबू हम लोग कुछ घटना देखेंगे और उस घटना किस सिद्धांत पर आधारित है इसके बारे में बात करेंगे। इससे बाबू एग्जाम में 2 क्वेश्चन कम से कम पूछा जाता है। चलिए सबसे पहला हम लोग के पास घटना आ रहा है बाबू, बाल्टी में पेंसिल का कैसा बाबू मुड़ा हुआ, बाल्टी में पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। यानी बाल्टी में जो पेंसिल होती है मुड़ा हुआ दिखाई देती है, या कह सकते हैं सिक्का का तल, या इसी को कह सकते हैं बाबू, इसी के अंदर एक और घटना आती है सिक्का का तल। सिक्का का तल कैसा बाबू, उठा हुआ प्रतीत होना, उठा हुआ क्या होना बाबू, प्रतीत होना। ये सभी किस घटना पे काम करते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पे काम करते हैं। समझ में आया कि नहीं बाबू? बाल्टी में पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना या सिक्का का तल उठा हुआ प्रतीत होना किस थ्योरी पे काम करेगा, प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पे काम करेगा। दूसरा आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, आकाश का रंग नीला दिखाई देना किस थ्योरी पे काम करता है, प्रकाश के प्रकीर्णन पे कार्य करता है। जब एक कलर की जब भी बात करेगी बाबू, आप हमेशा एक कंसेप्ट लगाइए कि एक कलर में हमेशा प्रकाश का प्रकीर्णन ही भाग लेता है, यानी प्रकाश के प्रकीर्णन की थ्योरी पे काम करते हैं। जैसे आकाश का रंग नीला दिखाई देना और अंतरिक्ष से आकाश का रंग काला दिखाई देना, कौन थ्योरी पे, प्रकाश का प्रकीर्णन। अंतरिक्ष के आकाश का रंग काला दिखाई देता है, क्यों बाबू, क्योंकि वहां पे कण नहीं पाए जाते हैं, वायुमंडल का अभाव होता है जिसके कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा और काला रंग का दिखाई देगा। तीसरा आपके पास आ रहा है सूर्योदय के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, या सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। एक कलर की बात हो रही है तो ये भी किसके थ्योरी पे काम करेगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के सिद्धांत पे काम करेगा। समझ में आया बाबू? चौथा आ रहा है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष बाबू इसमें 7 रंग दिखते हैं और 7 रंग किस थ्योरी पे काम करेगा, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के सिद्धांत पे काम करेगा। चारों समझ में आया बाबू? बाल्टी में पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना, सिक्का का तल ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, प्रकाश के अपवर्तन पे काम करता है। आकाश का रंग नीला दिखाई देना किस थ्योरी पर, प्रकाश के प्रकीर्णन के सिद्धांत पे काम करता है। सूर्योदय के समय सूर्य का लाल दिखाई देना प्रकाश का प्रकीर्णन की थ्योरी पे काम करेगा। इंद्रधनुष प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर काम करता है। टिंडल प्रभाव बहुत बार आप लोग पढ़े होंगे, टिंडल प्रभाव भी किस थ्योरी पे काम करता है बाबू, तो याद रखेंगे टिंडल प्रभाव भी किस पे बाबू, प्रकाश के प्रकीर्णन के सिद्धांत पे काम करता है, जिसके कारण वो चमकता हुआ आपको क्या होते हैं बाबू, दिखाई देते हैं। यानी कोई भी कोलाइड के जो विलयन होते हैं, कोलाइड के कण होते हैं, कोलाइड हमेशा चमकता हुआ दिखाई देता है किस थ्योरी पर, टिंडल प्रभाव पे। समझ में आया बाबू? नेक्स्ट आ रहा है तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना किसकी थ्योरी पे काम करता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के सिद्धांत पे काम करेगा। अग्रिम सूर्योदय एवं विलंब सूर्यास्त, यानी 2 मिनट पहले, याद रखिएगा सूर्य उगने से 2 मिनट पहले, तो इसीलिए नाम रख दिया अग्रिम सूर्योदय। और सूर्य डूबने के 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है, यानी 2 मिनट 4 मिनट दिन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। किस घटना के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। याद रहेगा बाबू, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण दिन कितना मिनट बढ़ जाता है, 4 मिनट बढ़ जाता है। 2 मिनट पहले सूर्य दिखाई देता है सूर्योदय के और 2 मिनट बाद तक सूर्यास्त के दिखाई देता है। किस घटना पे काम करेगा, वायुमंडलीय अपवर्तन। याद रहेगा बाबू? नेक्स्ट आ रहा है बाबू, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है। साबुन के बुलबुले का चमकना, साबुन के बुलबुले का क्या होना बाबू, चमकना किस थ्योरी पे काम करता है, प्रकाश के व्यतिकरण के सिद्धांत पे काम करता है। याद रहेगा साबुन का बुलबुला आपको चमकता हुआ दिखाई देता है, इसका रीजन क्या है, प्रकाश का व्यतिकरण। समझ में आया कि नहीं बाबू? तो ये था हम लोग के पास अभी 8, आगे भी आएगा तो इनको आपको याद रखना है किस थ्योरी पे काम करेंगे। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत यहां तक? चलिए नेक्स्ट बाबू आपके पास आ रहा है मरीचिका।
आ रहा है बहुत। मरीचिका किस थ्योरी पे काम करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, TIR, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करेगा। पानी या कांच में हवा के बुलबुले का चमकना, देखिए साबुन के बुलबुले का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं है, वो क्या है? प्रकाश का व्यतिकरण। और वही पानी या कांच में हवा के बुलबुले का चमकना क्या कहलाएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के थ्योरी पे काम करेगा। समझ में आया कि नहीं बाबू? दोनों में याद रखना है। अगर कहेगा साबुन के बुलबुले का चमकना प्रकाश का व्यतिकरण, पानी या कांच में हवा के बुलबुले का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरे का तरसना, हीरा आपको हमेशा चमकता हुआ दिखाई देता है, यह भी किस थ्योरी पे काम करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के थ्योरी पे। प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशिक तंतु की जगह पर लिख देगा ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर किस थ्योरी पे काम करता है बाबू? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। समझ में आया? नेक्स्ट बाबू वान डी ग्राफ जनित्र, बहुत इंपॉर्टेंट है। वान डी ग्राफ जनित्र स्थिर विद्युत प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। विद्युत जनित्र या डायनेमो किस थ्योरी पे काम करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। ट्रांसफार्मर बाबू अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। तो ये आपको याद रखना है। मरीचिका पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पानी या कांच में हवा के बुलबुले का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन, हीरे का तरसना पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और यहाँ पे वान डी ग्राफ जनित्र बाबू स्थिर विद्युत प्रेरण, विद्युत जनित्र या डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण और ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। ये आपका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं। चलिए बाबू आगे हम लोग के पास आ रहा है फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है। तो याद रखिएगा बाबू, मैं यहाँ पे भर देता हूं फोटोन की जो ऊर्जा होती है और कई बार जहां पूछा गया है h न्यू होती है। कितनी होती है बाबू? h न्यू होती है, या इसी को लिख देंगे h। और आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे न्यू के जगह पे, आप पढ़े होंगे C बराबर होता है बाबू न्यू लैम्डा। पढ़े आप लोग? C क्या है बाबू? प्रकाश की चाल। किसकी चाल बाबू? प्रकाश की कौन बाबू चाल होती है, याद रखना है। और न्यू क्या है बाबू? आवृत्ति है। क्या है बाबू? आवृत्ति। और यहां पे लैम्डा क्या है बाबू? तरंग दैर्ध्य है। तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य है। तो आप याद रखिएगा बाबू, अगर यहां से हम न्यू का मान निकालेंगे तो आ जाएगा C बट्टा लैम्डा। क्या आ जाएगा? C बट्टा लैम्डा। तो ये दोनों कंसेप्ट आपको याद रखना है, दोनों एग्जाम में पूछ सकता है कि फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है, E बराबर h न्यू या E बराबर hc बट्टा में लैम्डा। जहां E क्या है? फोटोन की ऊर्जा, और h क्या है बाबू? H आपको याद रखना है प्लांक नियतांक। क्या है बाबू? H क्या है आपके पास? प्लांक नियतांक है। और प्लांक नियतांक जो H है इसको हम बोलेंगे प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक। और कितनी होती है मान बाबू? किसी को याद है? प्लांक नियतांक का जो मान होता है बाबू 6.62 इंटू में 10 के पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। क्या होता है बाबू? 10 के पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना। तो पहला कंसेप्ट समझ में आया बाबू। अब डी ब्रोगली तरंग का तरंग दैर्ध्य कितना होता है? तरंग दैर्ध्य ये होता है बाबू, याद रखेंगे लैम्डा बराबर, याद है किसी को? लैम्डा बराबर h बट्टा p लिख सकते हैं। लैम्डा बराबर h बट्टा p, जहां h क्या है? प्लांक नियतांक, h और p क्या है बाबू? संवेग। या इसी को आप लिख सकते हैं बाबू h बट्टा p के जगह पर लिख सकते हैं द्रव्यमान। संवेग क्या है? द्रव्यमान गुणे वेग है। क्या है बाबू? द्रव्यमान गुणे वेग, यानी m इंटू v लिख सकते हैं। m इंटू कितना लिख सकते हैं बाबू? v लिख सकते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है। लैम्डा बराबर h बट्टा p या h बट्टा कौन बाबू? mv। ठीक है बाबू। और अगर गतिज ऊर्जा में निकालिएगा बाबू यही फॉर्मूला h बट्टा हो जाता है बाबू रूट में 2mk। क्या आता है? 2mk। m क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और k क्या है बाबू? उसकी गतिज ऊर्जा। k क्या है? गतिज ऊर्जा। देखिए एक ही साथ हम लोगों ने कितना फॉर्मूला निकाला। पहला फॉर्मूला लिखा लैम्डा बराबर h बट्टा p, h या h बट्टा m भी, m क्या है? द्रव्यमान, v क्या है? वेग। फिर लिख सकते हैं 2mk। क्या लिख सकते हैं? 2mk। या इसी को लिख सकते हैं बाबू h बट्टा, याद रखिएगा 2
m और k यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है? ऊर्जा है, तो ऊर्जा बाबू किसके बराबर पढ़ेंगे? कार्य के बराबर होता है। तो कार्य के लिए यहाँ पर लिख सकते हैं Q, और कैपिटल V यहाँ पे क्या है? वोल्ट है। क्या है बाबू? वोल्ट है। अब एक और फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला होता है बाबू, अगर हम इलेक्ट्रॉन के लिए निकालें, किसके लिए निकालें? इलेक्ट्रॉन के, तो इसका मान हो जाता है बाबू, याद रखिएगा 12.27, और रूट में बाबू होता है वोल्ट भी, और ये होता है एंगस्ट्रॉम में। तो एक साथ हम लोगों ने डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य जो लिखा बाबू 5 फॉर्मूला लिखा। कितना फॉर्मूला? हमने 5 फॉर्मूला लिखा हुआ। कितना? एच लैम्डा बराबर एच बट्टा पी, या लैम्डा बराबर एच बट्टा एम भी, एम क्या है? द्रव्यमान, भी क्या है? वेग। फिर लिख सकते हैं एच बट्टा रूट में 2m/k, 2m क्या है बाबू? यहाँ पे द्रव्यमान है, और यहाँ पे k क्या है बाबू? गतिज ऊर्जा। क्या है बाबू? गतिज ऊर्जा के रूप में लिख सकते हैं। आप फार्मूला बस याद रखिएगा। और यहाँ पे m क्या है? द्रव्यमान, q क्या है? आवेश है। क्या है बाबू? आवेश है। भी क्या है? विभवांतर है। यहाँ पे क्या है बाबू? विभवांतर है, यानी वोल्टेज आपको दिया रहेगा। और एंगस्ट्रॉम लास्ट में हमने लिखा है, यानी 10 के पावर -10। तो एक साथ कई कंसेप्ट हमने देखा, इसको आपको याद रखना है। ठीक है बाबू। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है बाबू, ये कई बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर आपतित, क्या रहेगा बाबू? यहाँ पे आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है। यानी ये आपको कंसेप्ट याद रखना है कि जब किसी भी धातु के सतह पर प्रकाश आपतित कराया जाता है, यानी h न्यू प्रकाश आपतित होगा, तो इस धातु के अंदर जो भी क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन यहां से क्या निकलेंगे? बाहर निकलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलने की जो घटना है, इसी को बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। यानी जब किसी धातु के सतह पे प्रकाश आपतित कराएंगे, धातु के सतह से स्वतः इलेक्ट्रॉन क्या निकलेंगे? बाहर निकलेंगे। और इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलने का जो दर है कि 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, किस पे डिपेंड करेगा? आपतित प्रकाश के तीव्रता के समानुपाती, या डायरेक्ट याद रखिएगा आपतित प्रकाश के तीव्रता पर क्या करता है? निर्भर करता है। समझ में आया बाबू? पहला पॉइंट। दूसरा याद रखना है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, कि कितना तेजी में से इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलेगा। समझ में आया? कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ये डिपेंड करेगा तीव्रता पर, और कितनी तेज इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, ये डिपेंड करता है बाबू आपतित होने वाले प्रकाश की आवृत्ति। यही जो आवृत्ति आपको दिख रहा है, इस पर डिपेंड करता है। यानी कह सकते हैं बाबू, आपको इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की दर, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की दर जो होगी, उत्सर्जन की दर किस पर निर्भर करेगी बाबू? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की दर निर्भर करेगी किसके ऊपर बाबू? तीव्रता पर। और कितना तेज इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, यानी इसकी कौन ऊर्जा? गतिज ऊर्जा निर्भर करेगी बाबू किसके ऊपर? गतिज ऊर्जा निर्भर करेगी किसके ऊपर बाबू? आवृत्ति के ऊपर। ये छोटी सी बात है, आपको याद रखना है। और यहां से डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव यही पूछेगा कि किस पर निर्भर करता है, तो कहिएगा आवृत्ति पर। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की दर किस पर? तीव्रता पर। और वही पूछेगा गतिज ऊर्जा आवृत्ति पर। याद रहेगा बाबू? बहुत बढ़िया। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करेंगे जल्दी। चलिए अब हम लोग आगे नेक्स्ट बात कर रहे हैं बाबू, कह रहा कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए कई बार ऑब्जेक्टिव पूछा है कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए, यानी इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल रहा है, इसके लिए जो आवश्यक इस आवृत्ति का मान होना चाहिए, वो आवृत्ति कहलाती है देहली आवृत्ति। क्या कहलाती है बाबू? देहली आवृत्ति का मतलब क्या उत्सर्जन के लिए? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए
के लिए जो क्या चाहिए, न्यूनतम जो क्या होगी बाबू, न्यूनतम आवृत्ति होगी, उस आवृत्ति को हम नाम देंगे देहली आवृत्ति। कौन आवृत्ति बाबू, देहली आवृत्ति, या इसी को थ्रेशहोल्ड आवृत्ति के नाम से जाना जाता है। समझ में आया बाबू। और इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए मिनिमम जो ऊर्जा होगी उस ऊर्जा को बोलेंगे कार्यफलन। क्या 4 बात सीखे आप लोग। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की दर तीव्रता पर, गतिज ऊर्जा आवृत्ति पर, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए न्यूनतम आवृत्ति देहली आवृत्ति, और न्यूनतम जो ऊर्जा चाहिए, न्यूनतम ऊर्जा, इस ऊर्जा को बाबू हम क्या नाम देंगे हो, कार्यफलन। क्या नाम देंगे, और कार्यफलन को किससे लिखते हैं, फाई से। याद रहेगा बाबू। तो चारों बातें आपको याद रखनी है, एग्जाम में 100% लड़ेगा बाबू, आप बस इतना याद रखिएगा। ठीक है बाबू। तो ये 4 बात हम लोग को याद हो गया कौन कौन। और एक सबसे बड़ी बात है बाबू कि जो क्या होती है, कौन, सोडियम का कार्यफलन, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सोडियम का कार्यफलन सबसे क्या होता है, न्यूनतम होता है, सबसे न्यूनतम होता है। और इसका मान होता है बाबू, अभी हम आगे बताएंगे, लेकिन यादें कर लीजिए यहीं पे। फाई जो होता है किसके लिए, किसके लिए बाबू, सोडियम के लिए जो कार्यफलन होता है 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। 2 कितना 5.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। याद हो जाएगा बाबू। चलिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है बाबू। चलिए समझ में आ गया बाबू। सबसे न्यूनतम कार्यफलन किसका होता है, सोडियम का 2.75 होता है। देख लीजिए पहले ही मैंने बता दिया, इतना होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि आइंस्टीन के अनुसार धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की ऊर्जा का कुछ भाग इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में और शेष भाग इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में खर्च होता है। यानी जो भी प्रकाश आया, प्रकाश की ऊर्जा कितनी होती है, hν, किसकी बराबर होगी बाबू, तो 2 काम में, पहला तो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, और बाहर निकालने में जो ऊर्जा खर्च होती है उसको बोलते हैं हम लोग कौन फलन, कार्यफलन। यानी याद कर लीजिए जो E है, अब E की जगह पे हम लिख सकते हैं hν, क्योंकि वही ऊर्जा होती है। तो E जो फोटोन की ऊर्जा है hν, वो जब आएगी धातु के सतह पे, तो अभी हमने देखा बाबू, पीछे देख लीजिए थोड़ा सा, अभी हमने देखा कि ये ऊर्जा आया तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में खर्च हो गया कितना, हाई। जितना वो बच गया उस ऊर्जा को लेके वो इलेक्ट्रॉन क्या निकलेगा, गति करेगा, इससे निकल के कहा जाएगा बाहर। मान लीजिए जितनी इसको ऊर्जा दे रहे हैं, मान लीजिए 10 जूल, मान के चलिए 10 जूल ऊर्जा दे रहे हैं, तो उसमें से कुछ जूल ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में मान लीजिए 2 जूल, बच गया कितना जूल, 8 जूल। 8 जूल से क्या निकलेगा, गति करना क्या करेगा, शुरू करेगा। यानी जो हमारे पास ऊर्जा है बाहर निकालने के लिए कार्यफलन, और प्लस उसकी कौन ऊर्जा, गतिज ऊर्जा होती है। तो कई बार एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव पूछा है। अब इसको लिख सकते हैं E, क्या लिख सकते हैं, E बराबर कार्यफलन को फाई से और काइनेटिक एनर्जी को मान लीजिए K से। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है बाबू, E बराबर फाई प्लस K, कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव समीकरण। आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव समीकरण इस थ्योरी पे दिया था। डायरेक्ट फार्मूला याद रखेंगे, प्रूफ पूछ सकता है 5 नंबर का, आप लोग पहले का पढ़े हुए थे। कितनी होती बाबू, 1/2 mv का स्क्वायर जो होता है H इंटू में न्यू माइनस न्यू नॉट होता है। अब याद रखिएगा बाबू, ये जो न्यू नॉट है कौन सी होता है बाबू, देहली आवृत्ति। कितनी होती है बाबू, देहली आवृत्ति होती है। और ये होती है प्रकाश की आवृत्ति। किसकी आवृत्ति, प्रकाश की क्या होती है बाबू, आवृत्ति होती है। आप लोग इतना पढ़े होंगे। अब 1/2 mv का स्क्वायर बराबर, देखिए वेग है h, और आप ये भी पढ़ेंगे वो न्यू बराबर, अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था c/λ। याद कीजिए कि जो कि c बराबर होता है न्यू लैम्डा, तो यहाँ से न्यू बराबर हो जाएगा c/λ। इसको लिख देंगे बाबू c/ कौन नॉट, लैम्डा नॉट। ये तो c प्रकाश की चाल है, कभी बदलेगी नहीं। तो यहाँ से एक और कॉमन हो सकता है
एच, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी कॉमन हो गया, कितना बच गया बाबू 1/λ माइनस 1/λ नॉट। यही है बाबू आइंस्टीन का इक्वेशन था। आपको इस इक्वेशन को क्या रखना है, याद रखना है। यहाँ लैम्डा नॉट क्या है, तरंगदैर्घ्य है, और कैसा तरंगदैर्घ्य कहिएगा सर, देहली तरंगदैर्घ्य। कौन तरंगदैर्घ्य, देहली तरंगदैर्घ्य। समझ में आया बाबू, स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे चलते हैं। चलिए आगे हम लोग के पास आ रहा है बाबू विद्युत चुंबकीय तरंग। बाबू यहां से 100% दो मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा। आप सब कंसेप्ट याद करते चलिएगा। पहला, विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होते हैं बाबू, विद्युत चुंबकीय तरंग कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं। फर्स्ट पॉइंट, विद्युत चुंबकीय तरंग कैसे होते हैं बाबू, उदासीन होते हैं। तो उदासीन से क्या बात याद रखो बाबू, बात याद रखना है कि ये क्या होते हैं, विक्षेपित नहीं होते हैं, विक्षेपित नहीं होते हैं, किसी भी विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होंगे, ये आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट, विद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में किसकी चाल से, प्रकाश की चाल से गमन करते हैं, यानी C बराबर होगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यानी विद्युत चुंबकीय तरंग कितने चाल से, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड से क्या करते हैं, गमन करते हैं। याद रहेगा बाबू। चलिए नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है बाबू कि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत कंपन करते हैं। सबसे बड़ी बात बाबू, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में, विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के कैसे कंपन करते हैं, लंबवत। कैसे बाबू, याद रखिएगा। ये है आपके पास y डायरेक्शन और ये है आपके पास बाबू x डायरेक्शन और ये है आपके पास z डायरेक्शन। तो पढ़े होंगे आप x, y और z। इस डायरेक्शन में अगर विद्युत क्षेत्र कंपन करेगा E वेक्टर, किस डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में B वेक्टर, तो इस डायरेक्शन में तरंग चलेगा E वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू, ध्यान सुनिएगा। अगर y डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र चल रहा है और z डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र चल रहा है, B चुंबकीय क्षेत्र है, ये क्या है, E है कौन सा क्षेत्र, इधर कर देते हैं, E है आपके पास कौन क्षेत्र बाबू, विद्युत क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र। और आपके पास B क्या है बाबू, चुंबकीय क्षेत्र है। तो ये दोनों जो होते हैं बाबू, इनके कंपन की जो दिशा होती हैं एक दूसरे के लंबवत होती हैं। कंपन कैसे होते हैं, एक दूसरे के लंबवत करते हैं। तो ये पूछा जाएगा, कंपन एक दूसरे के लंबवत करते हैं और ये किधर चलते हैं, E वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। किधर चलेंगे, E वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ये क्या है, इनकी संचरण होती है, संचरण। याद रखना, तरंग इधर चलेगा, याद रहेगा बाबू। अच्छा, अब याद रखना है, हाँ ये आपको याद रखना है कि ये किस डायरेक्शन में कंपन कर रहे हैं, Z डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में बाबू, Z डायरेक्शन में, ठीक है। चलिए अब याद रखना है विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच कालांतर कितना होता है बाबू, 0। ये सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव पूछा गया है कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कालांतर 0। कई लड़का कहते हैं कंपन 90 डिग्री पे कर रहे हैं, तो इनका मतलब है कालांतर 90 डिग्री। नहीं बाबू, ये कंपन करने की दिशा है, जबकि इनके बीच फेज एंगल, कोण का अंतर कितना होता है, 0 डिग्री। याद हो गया बाबू। पहला विद्युत चुंबकीय तरंग उदासीन है। विद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कंपन इसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत करते हैं और इनके बीच कालांतर बाबू कितना होता है, 0। कालांतर 0, कालांतर 0, कालांतर 0 और कंपन एक दूसरे के लंबवत। समझ में आया कि नहीं बाबू। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा है। E वेक्टर क्रॉस B वेक्टर के क्या होता है, समांतर। आप B वेक्टर क्रॉस E वेक्टर नहीं लिखेंगे, E वेक्टर क्रॉस B वेक्टर के क्या होता है, समांतर। तो 3 बात, कंपन एक दूसरे के लंबवत करते हैं, फेज एंगल कालांतर 0 होता है और
चुंबकीय क्षेत्र में इनकी जो इनके संचरण की जो दिशा होती है ई वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर की क्या होती है, समांतर होती है। एक और पॉइंट, विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के आयाम का अनुपात प्रकाश की चाल के क्या होता है, बराबर। यानी यहां पे हम कह सकते हैं कि यानी विद्युत क्षेत्र जो हो रहा है उसको हम लिख सकते हैं E और चुंबकीय क्षेत्र बाबू B और इसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कई बार बाबू ये पूछ देता है कि E/B का मात्रक कितना होता है, मीटर प्रति सेकेंड। E/B का मात्रक कहेगा मीटर प्रति सेकेंड। ये मात्रक देख लीजिए बाबू, यानी E/B का अगर हम आपसे पूछे बाबू मात्रक तो कहिएगा सर मीटर प्रति सेकेंड। B/E का अगर हम मात्रक पूछें तो उलाट दीजिए मान को बाबू, सेकेंड बट्टा का हो जाएगा मीटर। समझ में आया कि नहीं बाबू, इतना आपको याद रखना है। पांचों बात समझ में आ गया। उदासीन है, विद्युत क्षेत्र चुंबकीय से विक्षेपित नहीं होगा, प्रकाश की चाल से गमन करेगा। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत कंपन करते हैं, कलांतर शून्य होता है और E वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का समांतर संचरण करते हैं। E/B का मान हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या इसका मात्रक पूछेगा मीटर प्रति सेकेंड। B/E का मात्रक पूछेगा सेकेंड बट्टा में मीटर। समझ में आया कि नहीं बाबू। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कर विद्युत चुंबकीय तरंग का निर्वात में चाल, इसको तो भूलना नहीं बाबू। इसका मान होता है C = 1/μ0ε0। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बाबू। कितना होता है बाबू, C = 1/μ0 रूट में μ0ε0। इसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसी को कितना लिख सकते हैं बाबू, हम लिख सकते हैं 1/μ0ε0 का मान 1/2 बराबर भी लिख सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। याद रहे कि नहीं रहेगा बाबू। और इसी को हम लिख सकते हैं, याद कर लीजिएगा, इसको कहां भेज सकते हैं, ऊपर। तो क्या हो जाएगा बाबू, μ0ε0। इसका मान पावर ऊपर जाएगा माइनस 1/2 कितना हो जाएगा बाबू, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। बाबू इसको एकदम रट के जाना है, ठीक है बाबू। चलिए समझ में आया कि नहीं बाबू। विद्युत चुंबकीय तरंग से हर साल 2 ऑब्जेक्टिव आता है। नेक्स्ट पॉइंट बाबू बहुत फेमस है, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, मैं ऊपर करूंगा इसको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है बाबू कि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत ऊर्जा घनत्व तथा चुंबकीय ऊर्जा घनत्व बराबर होता है। पहले आपको याद रखना है बाबू, यही ऑब्जेक्टिव पूछेगा, विद्युत ऊर्जा घनत्व, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आता है, बराबर होगा बाबू चुंबकीय ऊर्जा घनत्व। चुंबकीय ऊर्जा घनत्व सबसे मेन बात, इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 1/2 कितना बाबू, ε0 किसका स्क्वायर, E का स्क्वायर। कितना होता है बाबू, ε0 E का स्क्वायर। और इसका मान होता है 1/2 B² कॉन नॉट μ0। तो आप इसको हमेशा क्या रखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है बाबू। चलिए देख लीजिएगा बाबू, इसका मान होता है 1/2 ε0 E का स्क्वायर। इसका मान होता है 1/2 कितना बाबू, B² कितना μ0। ये आप फॉर्मूला आप हमेशा याद रख लीजिएगा। ये क्या होते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत ऊर्जा घनत्व चुंबकीय ऊर्जा घनत्व दोनों क्या होते हैं। तो विद्युत ऊर्जा घनत्व का मान इतना होता है, चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का मान इतना होता है, आपको हमेशा याद रखना, ठीक है बाबू। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं, आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है बाबू, हम लोग के पास गामा किरण का तरंग दैर्ध्य। किसका तरंग दैर्ध्य बाबू, गामा किरण का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है और आवृत्ति सबसे क्या होता है, अधिक होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए किसका ऑर्डर बाबू, आवृत्ति का, किसका बाबू, आवृत्ति का अगर हम क्या लिखें, क्रम लिखें, आवृत्ति का क्रम, तो याद रखिएगा आवृत्ति सबसे ज्यादा किसका है, गामा का। किसका है, गामा का। तो सबसे ज्यादा गामा
उससे कम बाबू, एक्स किरण उससे कम बाबू, परावैगनी किरण, परावैगनी किरण उससे कम बाबू, अवरक्त किरण, कौन किरण, अवरक्त किरण, और इससे कम बाबू रेडियो तरंग, कौन तरंग, रेडियो तरंग। आप इससे याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव ये भी पूछा गया है कि किसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा है, गामा का, किसका सबसे कम है, रेडियो तरंग का। अगर किसका ऑर्डर पूछे बाबू, तरंग दैर्ध्य का, किसका, तरंग दैर्ध्य का ऑर्डर पूछे तो क्या याद रखना है, गामा यहां पर एक्स, यहां पर परावैगनी, और बाबू फिर कौन आ रही देख लीजिए, अवरक्त, अवरक्त, और फिर कौन आएगा बाबू, रेडियो तरंग, कौन तरंग आएंगे, रेडियो तरंग। और सबसे ज्यादा अगर यहाँ पे तरंग दैर्ध्य की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा होता है रेडियो तरंग का, तो इसलिए इसके तरफ मुंह कर देंगे, तो यानी सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य की बात होगी रेडियो तरंग, आवृत्ति की बात होगी गामा। और जिसकी आवृत्ति ज्यादा होती है उसकी ऊर्जा भी ज्यादा होती है, क्योंकि पढ़े होंगे E बराबर कौन न्यू, एच न्यू, जिसकी आवृत्ति ज्यादा उसकी ऊर्जा ज्यादा। तो अगर आपसे पूछेगा आवृत्ति किसका ज्यादा है, गामा का, सर किसका है, गामा, तो इसका मतलब है कि इसकी ऊर्जा भी किसकी होगी, सर्वाधिक ऊर्जा जो होती है किस किरण की होंगी, गामा किरण की। तो इसलिए गामा किरण की भेदन क्षमता सबसे क्या होती है, अधिक होती है, क्योंकि इसीलिए तो वेदन क्षमता ज्यादा होंगी, वेदन क्षमता सबसे अधिक किसकी होंगी, किसकी बाबू, गामा की सर्वाधिक होंगी। क्यों सर्वाधिक होंगी, क्योंकि इसके पास ऊर्जा काफी क्या है, अधिक है, आवृत्ति ज्यादा ऊर्जा ज्यादा, इसलिए ज्यादा होगा। समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग बात करेंगे बाबू, कुछ किरण या कण दिए रहेंगे और उनके आवेश के बारे में बात करेंगे। इससे भी कई बार ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। एक ऑब्जेक्टिव देगा और कहेगा कि इनमें कौन उदासीन है, कौन क्या है, याद रखना, ठीक है बाबू। चलिए अब आपको देखते हैं हम लोग कौन कौन याद कर सकते हैं। देखिए बाबू, सबसे पहला गामा किरण है, गामा किरण। और एक बात मैं बता दूं बाबू, जो धनावेशित और ऋणावेशित होंगे, यहां पे मैं पॉइंट लिख देता हूं कि आपको दिक्कत नहीं होगी। जो उदासीन होंगे, क्या होंगे बाबू, उदासीन, वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से का नहीं होंगे, विक्षेपित नहीं होंगे, विक्षेपित नहीं होंगे। और जौन का होंगे बाबू, या तो धनावेशित होंगे या क्या होंगे बाबू, ऋणावेशित होंगे, ऋणावेशित, वो हमेशा विद्युत क्षेत्र से क्या होंगे बाबू, विक्षेपित होंगे। क्या होंगे बाबू, विक्षेपित। तो विक्षेपित कौन होगा, जो धनावेशित या ऋणावेशित होगा, विद्युत क्षेत्र और कौन क्षेत्र से, चुंबकीय क्षेत्र से। कौन विक्षेपित नहीं होगा, जो क्या है, उदासीन है। अब बताइए, सबसे पहला आ रहा है बाबू आपके पास गामा किरण। गामा किरण क्या होते हैं बाबू, उदासीन होते हैं, यानी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होंगे। एक्स किरण क्या होते हैं, उदासीन होते हैं, जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होते हैं, ठीक है बाबू। परावैगनी किरण उदासीन होते हैं, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होते हैं, या इनकी जगह पर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं विद्युत चुंबकीय, क्या लिख सकते हैं बाबू, तरंग। तो विद्युत चुंबकीय तरंग विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से कहां नहीं विक्षेपित नहीं हो, क्योंकि उदासीन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बाबू, अल्फा कण। अल्फा कण कैसा होता है, धनावेशित, और ये होता है हीलियम प्लस प्लस। क्या होता है, हीलियम प्लस प्लस होता है। ये क्या होता है, धनावेशित, यानी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से क्या होगा, विक्षेपित होगा। याद रही कि ना रही बाबू। चलो अब याद रखना है, और इसी को बोल सकते हैं किसका नाभिक, हीलियम का नाभिक भी बोल सकते हैं, नाभिक। किसको सर, अल्फा कण को, याद रहेगा। बीटा कण, बीटा कण किसके समान होते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉन के समान, और ये क्या है, ऋणावेशित है। ऋणावेशित है तो ये भी क्या होंगे, विक्षेपित होंगे, क्योंकि इनके पास चार्ज है।
कैथोड किरण क्या होते हैं बाबू? ऋणावेशित होते हैं, ये इसलिए क्या होंगे? विक्षेपित होंगे। एनोड किरण धनावेशित होते हैं, इसलिए क्या होंगे? विक्षेपित होंगे। इनसे किसकी प्राप्ति होती है बाबू? इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति। कैथोड किरण से इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति, एनोड किरण से प्रोटॉन की प्राप्ति, यानी प्रोटॉन के समान होता है धनावेशित। तो ये आपको हमेशा याद रखना। यहां तक समझ में आ गया बाबू? चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग के पास आ रहा है बाबू, 3 और आ रहे हैं। 3 कौन कौन है देखिएगा ध्यान से, कौन कौन बाबू? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है, प्रोटॉन धनावेशित है और न्यूट्रॉन क्या है? उदासीन है। जितने उदासीन हैं विक्षेपित नहीं होंगे, धनावेशित ऋणावेशित क्या होंगे? विक्षेपित होंगे। ठीक है बाबू, इतना कंसेप्ट सब मैं बता दिया, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता है, इसी में से आएगा। ठीक है बाबू, गामा उदासीन, एक्स किरण उदासीन, परावैंगनी उदासीन, अल्फा कण हीलियम प्लस प्लस धनावेशित। ये भी लिख दिया है कि पूछ देता है कि अल्फा कण किसके समान है? हीलियम प्लस प्लस, हीलियम का नाभिक। बीटा कण इलेक्ट्रॉन के समान, कैथोड किरण इलेक्ट्रॉन के समान, एनोड किरण प्रोटॉन के समान, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित, प्रोटॉन धनावेशित, न्यूट्रॉन उदासीन। धनावेशित ऋणावेशित विक्षेपित होगा, उदासीन विक्षेपित नहीं होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं। चलिए बाबू नेक्स्ट हम लोग के पास आ रहा है बाबू हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, और इससे आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि इसमें से कौन सा भाग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कौन भाग किस भाग में पड़ता है? तो बाबू हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो पहली श्रेणी होती है उसको बोलते हैं हम लोग लाइमन श्रेणी। क्या बोलते हैं बाबू? लाइमन श्रेणी हमेशा किस भाग में पड़ता है? परावैंगनी भाग में। और ये आपको याद रखना है, दिखाई नहीं देगा। ठीक है, बामर श्रेणी किस भाग में? दृश्य भाग में, और यही आपको क्या होगा? दिखाई देगा। क्योंकि हम लोग कौन सा बस देख सकते हैं? दृश्य प्रकाश ही देखते हैं, जिसका तरंगदैर्घ्य आपको मालूम है बाबू कितनी होती है? 4000 से कितना? 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। 3900 से कितना बाबू? 3900 एंगस्ट्रॉम से कितना होता है बाबू? 7800 एंगस्ट्रॉम होता है, या 390 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर, यही क्या होता है? दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य। और यही आपसे एग्जाम में पूछेगा कि बामर श्रेणी कौन भाग में पड़ता है? दृश्य भाग। उसके बाद पासन, ब्रैकेट, फुंड, हम्फ्री सबको मारिएगा और रक्त भाग में पड़ते हैं। याद रहेगा बाबू? तो ये आपको हमेशा याद रखना कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कौन सा भाग दिखाई देगा? दृश्य भाग। और दृश्य भाग में कौन आएगा? बामर श्रेणी। कौन श्रेणी बाबू? बामर श्रेणी। जबकि लाइमन, पासन, ब्रैकेट, फुंड, हम्फ्री हम लोग को दिखाई नहीं देंगे। ये अवरक्त भाग है और ये भी हम लोग को दिखाई नहीं देगा। समझ में आया बाबू? चलिए, तो आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है बाबू, और एक बात आपको याद रखना है, कई बार पूछ देता है कि जो सूर्य का प्रकाश है, किसका प्रकाश बाबू? सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश, इसका कैसा स्पेक्ट्रम होता है? तो याद रखिएगा, सतत स्पेक्ट्रम। कैसा बाबू? सतत स्पेक्ट्रम की क्या होती है? प्राप्ति होती है। ये बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है बाबू, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पहुंचते हैं। देखिए वो आज का लास्ट आपसे पूछेगा बाबू, पहली बात क्या पूछेगा कि परमाणु के नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो किस रेंज में होती है? तो परमाणु के नाभिक की जो त्रिज्या होती है हम लोग याद कर लेते हैं बाबू। परमाणु के नाभिक की त्रिज्या जो होती है बाबू 10 के पावर माइनस 15 मीटर के 10 के पावर माइनस 15 मीटर के रेंज में होती है। कितना रेंज? 10 के पावर माइनस 15। परमाणु का आकार पूछेगा बाबू 10 के पावर माइनस 10 मीटर के रेंज में होता है। अब परमाणु की जो त्रिज्या होती है किस पे डिपेंड करती है बाबू? यानी कक्ष संख्या के स्क्वायर पर डिपेंड करती है। यानी R समानुपाती n स्क्वायर। n क्या है? कक्ष की संख्या है। अगर कक्ष की संख्या बढ़ेगी तो उसका त्रिज्या भी क्या होगा? बढ़ेगा। n यहाँ पे क्या है बाबू? कक्ष है। क्या है बाबू?
कक्ष की क्या है, संख्या है। तो अगर कक्ष की संख्या बढ़ेगी तो इसका मतलब त्रिज्या भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये सबको मालूम है। जैसे यहाँ पे नाभिक है, ये पहला कक्ष, ये दूसरा कक्ष, ये तीसरा कक्ष, जितना कक्ष संख्या बढ़ रहा है तो यहाँ से नाभिक से बाह्यतम कक्ष के बीच की दूरी बढ़ रही है, और यही तो बाबू क्या है, त्रिज्या है। तो कक्ष की संख्या बढ़ने से त्रिज्या क्या होगी, बढ़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है, जो उसका वेग होता है वो किसके बाबू, कक्ष की संख्या की व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी अगर कक्ष की संख्या बढ़ेगी तो उस इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा, घटेगा। मतलब आप हमसे पूछ सकते हैं सर कि अगर एक इलेक्ट्रॉन पहला कक्ष में है और एक इलेक्ट्रॉन दूसरा कक्ष में, इसके लिए n बराबर 1 और इसके लिए n बराबर 2, तो किस इलेक्ट्रॉन का वेग ज्यादा होगा? तो कहेगा सर जिसका कक्ष अगर ज्यादा है तो उसका वेग यहाँ पे भी होगा। जिसका कक्ष क्या है, ज्यादा है, कक्ष क्या है बाबू, ज्यादा है, तो उसका वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जिसका कौन सा कम है बाबू, कक्ष की संख्या कम है, यानी पहला कक्ष में तेज चलेगा और दूसरा कक्ष में क्या चलेगा, धीमा चलेगा। याद रहेगा बाबू। तो यहां से कह सकते हैं कि जिसका कक्ष घटेगा उसका वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आया कि नहीं बाबू। लास्ट बाबू, ऊर्जा स्तर की जो ऊर्जा होती है, ये एग्जाम में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आता है। E बराबर होता है बाबू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और नीचे n स्क्वायर। n स्क्वायर मतलब कक्ष का संख्या का स्क्वायर। यहाँ पहला कक्ष में होगा तो n के जगह पर 1 लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन दूसरा कक्ष में होगा n के जगह पर 2 लिखेंगे, तीसरा में होगा 3 लिखेंगे। तो ये आपको हमेशा याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाभिक का जो त्रिज्या है 10 के पावर -15, परमाणु का आकार 10 के पावर -10, परमाणु की त्रिज्या जो होती है R समानुपाती n स्क्वायर, यानी कक्ष बढ़ने से त्रिज्या क्या होगी, बढ़ेगी। और इलेक्ट्रॉन का वेग भी समानुपाती 1/n, या कह सकते हैं कक्ष का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी क्या बढ़ने से, कक्ष की संख्या बढ़ने से वेग क्या होगा, घटेगा। यानी पहला कक्ष में इलेक्ट्रॉन तेज चलेगा, दूसरा कक्ष में उससे धीमा चलेगा। और तीसरा ऊर्जा स्तर की ऊर्जा स्तर की ऊर्जा क्या होती है, E बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बट्टा में n स्क्वायर, यानी n कक्ष की क्या है, संख्या है। तो ये था हम लोग का आज का इंपॉर्टेंट नोट्स, जो आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में क्या करेगा, मदद करेगा। ठीक है बाबू। जो जब भी एग्जाम में जाएंगे, जाने से पहले आप लोग कृपया इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सभी कंसेप्ट को समझिएगा। ठीक है बाबू। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में कुछ नेक्स्ट नोट्स के साथ। जय हिंद।